बरसा रहा है। कई हफ्तों से हर दिन काले बादल आते हैं, बिजली चमकती है, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। गांव की धरती सूख चुकी है, पेड़ मुरझा गए हैं और कुएं का पानी भी कम हो गया है। फिर भी गांव के चौराहे पर किशोर का अंडा बिरयानी का ठेला हमेशा लोगों से भरा रहता है। आइए आइए, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी। गर्मी चाहे जितनी हो, स्वाद में कोई कमी नहीं। अरे किशोर बेटा, इस गर्मी में तो सांस लेना मुश्किल है और तू है कि चूल्हा जलाए बैठा है। चाचा जी, पेट की भूख गर्मी से नहीं डरती। ठेले के सामने रोज की तरह गांव वालों की भीड़ जमा है। कोई बिरयानी खाने आया है, कोई सिर्फ बातें करने। हर किसी की अपनी मजेदार आदत है और किशोर हर किसी को बड़े प्यार से जवाब देता है। किशोर भैया, जल्दी से एक प्लेट दे दो। घरवाली से कहा है कि आज खाना नहीं खाऊंगा, पेट खराब है। अरे सोहन भाई, पेट खराब है तो बिरयानी क्यों? अरे किशोर भैया, मैं तो घर में झूठ बोलकर आता हूँ, नहीं तो मेरी घरवाली कहती है रोज रोज बाहर का खाकर आते हो, एक दिन घर का खाना पीना बंद कर दूंगी। इसलिए चुपके से यहाँ बिरयानी खाने चला आता हूँ। आज बारिश जरूर होगी, मेरी हड्डियां कभी झूठ नहीं बोलती। काका, आप पिछले 30 दिन से यही बोल रहे हो। चिंता मत कीजिए, मेरा मन कहता है कि बारिश 1-2 दिन में जरूर आएगी और जिस दिन बारिश आएगी उस दिन मैं सबको बिरयानी सस्ते दाम में दूंगा। ठेला बंद करके किशोर घर की ओर चल पड़ता है। रास्ता नदी के किनारे से होकर जाता है। तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। फावरे से मिट्टी खोदने की आवाज। समारू और पुनाव मिलकर नदी के बीच मिट्टी और पत्थरों का एक अस्थायी बांध बना रहे हैं। पुनाव, बस थोड़ी मिट्टी और डाल दे, ये बांध पूरा बन जाएगा तो हमारे खेतों में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। वाह समारू भाई, तुम सच में बहुत अक्लमंद हो। अरे भाई, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? नदी का रास्ता क्यों रोक रहे हैं? तुझे क्या मतलब? जहाँ अपनी बिरयानी बेच, यहाँ किसान लोगों के काम में टांग मत अड़ा। मैं टांग नहीं अड़ा रहा भाई, पर सोचिए अगर अचानक तेज बारिश आ गई तो ये पानी कहाँ जाएगा? नदी का रास्ता बंद रहा तो पूरे गांव में बाढ़ आ सकती है। अरे वाह, अंडे उबालने वाला अब मौसम वैज्ञानिक बन गया। अब तू ही बताएगा कि बारिश कब आएगी। तुझे बिरयानी बनानी आती है, खेती नहीं। हमें हमारा काम करने दे। तू अपनी बिरयानी संभाल, खेती का ज्ञान हमें मत दे। मैं विनती करता हूँ आप दोनों से, ये बांध हटा दीजिए। ये पूरे गांव के लिए खतरा है। अगर अचानक तेज बारिश आ गई तो पानी गांव में घुस सकता है और बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। पानी रोकना जरूरी है, नहीं तो हमारी फसल सूख जाएगी। तू जा यहाँ से, हमें खेती सिखाने मत आ, हम अपना भला अच्छी तरह जानते हैं। हमारी फसल बर्बाद हो रही है, ये तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? हमें अपने खेत बचाने हैं, इसलिए पानी रोकना ही पड़ेगा। किशोर उदास चेहरे से सिर हिलाता है और चला जाता है। समारू और पुनाव फिर हंसते हुए खुदाई में जुट जाते हैं। आसमान में बिजली चमकती है, पर बारिश नहीं होती। रात हो चुकी है। घर के आंगन में मिट्टी के दिए की रोशनी में किशोर के पिता चारपाई पर बैठे हैं। किशोर उदास चेहरे से आकर उनके पास बैठता है। पिताजी, समारू और पुनाव ने नदी में बांध बना दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वे नहीं माने। बेटा, ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। 50 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था पिताजी? उस साल भी ऐसी ही भयंकर गर्मी पड़ी थी। लोगों ने पानी बचाने के लिए नदी को रोक दिया था। फिर एक रात अचानक ऐसी बारिश आई कि बांध टूट गया। पूरा गांव बाढ़ में डूब गया।
सैकड़ों घर टूट गए, कई परिवार अपना सब कुछ खो बैठे। मैं उस समय छोटा बच्चा था, पर वो रात मैं आज तक नहीं भूल पाया। पिताजी, मैं ये इतिहास दोहराने नहीं दूंगा। इस बार मैं समय रहते कुछ न कुछ जरूर करूंगा, ताकि हमारे गांव को फिर से ऐसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। बेटा, समारू और पुनाव बहुत जिद्दी हैं। उनसे झगड़ा मत करना। कोई और रास्ता सोचो, ताकि गांव भी सुरक्षित रहे और किसी से लड़ाई भी ना हो। पिताजी, मुझे एक विचार आया है। अगली सुबह सूरज निकलते ही किशोर गांव के किनारे बरगद और आम के बड़े बड़े पेड़ों के पास पहुंचता है। वह ध्यान से पेड़ों की मोटी शाखाओं को देखता है, मानो कोई नक्शा बना रहा हो। अगर सच में बाढ़ आई तो लोग पानी के ऊपर तो सुरक्षित रह सकते हैं ना। इन पेड़ों को जोड़कर एक मजबूत घर बनाया जाए तो, और वहीं से मैं अपनी बिरयानी भी बेच सकता हूँ। चलो शुरुआत करते हैं, समय कम है। अगले कई दिनों तक किशोर सुबह से शाम तक मेहनत करता है। बांस काटता है, रस्सियां बांधता है, लकड़ी के तख्ते जोड़ता है। धीरे धीरे पेड़ों के बीच एक बड़ा घर आकार लेने लगता है। पर हर दिन गांव वाले वहां से गुजरते हुए ठहाके लगाते हैं। अरे देखो देखो, अंडे वाला बढ़ई बन गया। लगता है अब बिरयानी छोड़ के घर बनाने का काम करेगा। बेटा, एक बूंद बारिश नहीं गिरी अभी तक और तू पेड़ पर घर बना रहा है। इतनी गर्मी में तेरा दिमाग तो नहीं घूम गया? चाचा, समारू और पुनाव ने नदी रोक दी है। अगर बारिश तेज आई तो पूरे गांव में पानी भर जाएगा। मैं बस तैयारी कर रहा हूँ। अरे बाप रे, हम तो पेड़ पर सोएंगे ही नहीं। अगर नींद में गिर गए तो? और अगर बंदर हमारा कंबल चुरा ले गए तो? चाचा, घर इतना मजबूत बनाऊंगा कि आप चैन से सो सकेंगे। बंदर भी डर के भाग जाएंगे। ठीक है रे बाबू, पर अगर हम सपने में लुढ़क गए तो जिम्मेदारी तुम्हारी। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद मचान तैयार हो जाता है। लकड़ी की सीढ़ियां, मजबूत छत, चौड़ा चबूतरा, एक छोटी रसोई और मिट्टी का चूल्हा भी वहां मौजूद है। जगह इतनी बड़ी है कि कई परिवार वहां रह सकते हैं। पिताजी देखिए, ये हमारा सुरक्षा घर है। यहाँ सीढ़ियां हैं, छत है, रसोई भी है। अगर बाढ़ आई तो पूरा गांव यहाँ सुरक्षित रह सकता है। बेटा, तूने वो कर दिखाया जो पूरा गांव मिलकर नहीं सोच पाया। मुझे तुझ पर गर्व है। तूने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव की सुरक्षा के लिए सोचा है। पिताजी, अब बस हमें गांव वालों को यहाँ आने के लिए मनाना है। किशोर और उसके पिता घर घर जाकर लोगों से पेड़ पर बने घर में आने की विनती करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उनकी बात हंसी में उड़ा देते हैं। अरे भैया, इतनी गर्मी में बारिश की बात, और घर छोड़कर पेड़ पर जाएं? ना बाबा ना। एक बूंद पानी नहीं गिरा अभी तक और तुम बाढ़ की चिंता कर रहे हो? जाओ बेटा, जाकर सो जाओ। चाचा, मैं बस सावधानी के लिए कह रहा हूँ। अगर बारिश नहीं आई तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तेज बारिश आ गई और बाढ़ आ गई तो हम सब पेड़ पर बने घर में सुरक्षित रहेंगे। अरे बेटा, तू बेकार में चिंता कर रहा है। इतनी गर्मी में बारिश कहाँ होने वाली है। हम अपने घर में ही ठीक हैं। बात सिर्फ बारिश की नहीं है। समारू और पुनाव ने नदी का पानी रोक दिया है। अगर अचानक तेज बारिश हुई तो पानी नदी से निकल नहीं पाएगा और सीधा गांव में घुस जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को पहले से सुरक्षित जगह पर बुला रहा हूँ। फिर भी ज्यादातर लोग मना कर देते हैं, पर कुछ परिवार जो किशोर पर भरोसा करते हैं, धीरे धीरे अपना सामान लेकर मचान की ओर चलने का फैसला करते हैं।
उधर नदी किनारे समारू और पुनाव अपने बांध को और मजबूत बना रहे हैं। उन्हें बड़ा गर्व है कि उन्होंने इतना सारा पानी रोक लिया है। देख पुनाव, हमने कितना पानी रोक लिया। अब हमारी फसल कभी नहीं सूखेगी। तुम सच में बहुत होशियार हो समारू भाई। किशोर तो बस डर के मारे पेड़ पर घर बना रहा है। हाँ हाँ, वो बेचारा बिरयानी बेचते बेचते पागल हो गया है। पेड़ पर रसोई बनाई है उसने। अरे वाह, तो अब बारिश हुई तो हम नीचे मजे से नहाएंगे और वो ऊपर बिरयानी बनाएगा। दोनों जोर से हंसते हैं। तभी दूर आसमान में तेज बिजली चमकती है। दोनों थोड़ा चौंकते हैं, पर फिर नजरअंदाज कर देते हैं। अरे ये तो रोज का खेल है। बादल आएंगे, गरजेंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। समारू, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। किशोर तो बेकार में डर रहा है। बारिश वर्षा कुछ नहीं होगी। चलो उसके पेड़ वाले ढाबे को भी दिखाते हैं। पता नहीं अब बिरयानी पेड़ पर बैठकर खिलाएगा या बंदरों को। चल भाई, आज तो किशोर की नई दुकान का उद्घाटन करके ही आएंगे। देखते हैं पेड़ के ऊपर कौन उसकी बिरयानी खाने जाता है। किशोर का पेड़ वाला ढाबा समारू और पुनाव हंसते बतियाते हुए पेड़ के पास पहुंचते हैं। अरे किशोर, नीचे ठेला लगाने से मन भर गया क्या? अब पेड़ के ऊपर ढाबा खोल लिया। यहाँ ग्राहक आएंगे कैसे? अरे भाई, अब समझ आया। किशोर की बिरयानी खाने के लिए ग्राहक नहीं, बंदर आएंगे। और जो आदमी आएगा वो पहले सीढ़ी चढ़ते चढ़ते भूखा मर जाएगा। तुम दोनों हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। मैंने ये ढाबा मजाक के लिए नहीं बनाया है। अगर बारिश तेज हुई और गांव में पानी भर गया तो यही जगह लोगों के काम आएगी। सुना समारू, अब इसकी बिरयानी खाने के लिए आदमी नहीं, पूरा गांव पेड़ पर चढ़ेगा। लगता है किशोर ने ढाबा नहीं, पेड़ पर नया गांव बसा दिया है। हाँ भाई, नीचे ठेला लगाने वाला किशोर अब पेड़ के ऊपर ढाबा चला रहा है। शाम होते होते मौसम अचानक बदलने लगता है। हवा तेज हो जाती है। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं, जैसे पहले कभी नहीं देखे गए। बिजली बार बार चमकती है। बादल जोर से गरजते हैं। ये तो पहले जैसा नहीं लग रहा। बादल बहुत काले हो गए हैं। लगता है इस बार सच में बड़ा तूफान आने वाला है। सब लोग जल्दी करिए, तूफान आने वाला है। अपना जरूरी सामान लेकर यहाँ पेड़ पर बने घर में आ जाइए। देर मत कीजिए। कुछ लोग अब भी झिझकते हैं। कुछ भागकर मचान की ओर आने लगते हैं। अरे बाप रे, अब तो हमहू आ रहे हैं। डर के मारे कंबल भी भूल गए। ऊपर से धोती फंस गई ना, तो पूरा गांव मुफ्त में तमाशा देखी। पानी बहुत बढ़ रहा है। बांध बांध हिल रहा है। समारू भाई, ये तो टूटने वाला है। पानी तो हमारे खेतों से भी ऊपर आने लगा है। जल्दी कुछ करो, नहीं तो सब पानी में बह जाएगा। अब हम क्या करें? बांध तो हाथ से निकल गया। लगता है किशोर सही कह रहा था। अगर पानी गांव में घुस गया और बाढ़ आ गई ना, तो गांव वाले हमें पानी में डुबो डुबो कर मार डालेंगे। हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। भयानक कड़कड़ाहट के साथ मिट्टी का बांध टूट जाता है। विशाल जलधारा दहाड़ते हुए गांव की ओर बहने लगती है। जो पानी हफ्तों से रोका गया था, वह अब एक विशाल बार बनकर गांव पर टूट पड़ता है। सड़कें पल भर में नदी बन जाती हैं। घरों में पानी घुसने लगता है। बचाओ
बचाओ, बाढ़ आ गई। अरे भागो रे, पानी तो घर के अंदर घुस गया। कोई हमारी बकरी पकड़ो, कोई बच्चों को बचाओ, जल्दी करो। अरे भाई, हम तो अपनी लुगाई को उसके मायके ले जाने का वादा किए थे, लेकिन अब ये बाढ़ आ गई, अब कैसे ले जाएंगे? तू पगला हो गया है क्या? अभी पूरा गांव बाढ़ में बहने वाला है और तुझे अपनी लुगाई की पड़ी है। अफरा तफरी के बीच किशोर बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह पेड़ पर बने घर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है और एक एक करके लोगों को बचाने में जुट जाता है। घबराइए मत, मेरा हाथ पकड़िए, एक एक करके ऊपर आइए। किशोर बेटा, हमारी जान बचा लो। चिंता मत कीजिए काकी, अब आप सुरक्षित हैं। मचान बहुत मजबूत है। एक एक करके सभी बचे हुए लोग मचान पर पहुंच जाते हैं। तभी नीचे पानी में दो डरे हुए चेहरे दिखाई देते हैं, समारू और पुनाव, पूरी तरह भीगे हुए। किशोर भाई, हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, अब हमें अपनी गलती समझ आ गई। हमें माफ कर दो, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अब तुम ही हमारी जान बचा सकते हो भाई। घर में मौजूद कुछ गांव वाले समारू और पुनाव को देखकर गुस्से से भड़क उठते हैं। इन दोनों ससुरों को बाहर करो, इन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। पहले नदी रोकी और अब खुद बचने के लिए चिल्ला रहे हैं। हाँ, इन्हीं दोनों की वजह से गांव में बाढ़ आई है। किशोर ने पहले ही समझाया था, लेकिन इन दोनों ने किसी की बात नहीं मानी। अरे दुनू ससुरवा ने बस अपने खेत के भला के बारे में सोच ले, पूरा गांव के पानी में डुबा दे ले। अब खुदे बचावे खातिर चिल्ला रहल बाड़े। रुकिए, गुस्सा करना सही नहीं है। इंसान की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। गलती हुई है, लेकिन पहले इन्हें सुरक्षित बचाना जरूरी है। मैंने आपसे कई बार कहा था कि नदी मत रोकिए, पर अब जो हुआ सो हुआ। जरूरी ये है कि हम सब मिलकर इस मुसीबत से निकलें। किशोर भाई, हम सिर्फ अपनी फसल बचाना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि इससे पूरे गांव की जान खतरे में पड़ जाएगी। हमें माफ कर दो। हम बहुत मूर्ख थे, तुमने सही कहा था, हमने नहीं सुना। गलती हर किसी से होती है, जरूरी है कि हम उससे सीखें। मैं आप दोनों को माफ करता हूँ। सभी गांव वाले यह देखकर भावुक हो जाते हैं। धीरे धीरे उनका गुस्सा भी पिघल जाता है। चलो भाई, आज तो बच गए। बस डर यही था कि नींद में लुढ़क कर नीचे गिर जाएंगे। बेटा, आज तूने पूरे गांव की जान बचा ली। 50 साल पहले जो नहीं हो पाया, वो आज तूने कर दिखाया। पिताजी, ये अकेले मेरा काम नहीं था, सबने साथ दिया तभी ये संभव हो पाया। असली ताकत एकता में है। किशोर बेटा, अब से हम हमेशा तुम्हारी बात सुनेंगे। किशोर भाई, अब से मैं और पुनाव हर काम करने से पहले सोचेंगे और तुमसे सलाह जरूर लेंगे। हाँ, और आज की बिरयानी तो हम दोनों सबसे ज्यादा खाएंगे, माफी में। किशोर भाई, आज से हम नदी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब जो गलती हुई उसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। बेटा, आज तूने सिर्फ गांव को बचाया नहीं, बल्कि सबको एक साथ रहना भी सिखा दिया। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। आज इस गांव ने सीखा कि प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो, समय पर तैयारी करो, और सबसे बड़ी बात, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ मत छोड़ो। बुद्धि हमेशा मूर्खता को हरा देती है और सच्चा